एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 13 साउंड। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अबाउट कि वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, और ह्यूमन बीइंग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को अपनी ईयर्स के थ्रू कैसे सुनते हैं। तो ये वाले टॉपिक हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 13.5 एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। आप यकीन मानिए ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, है ना। वाइब्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। सपोज करो ये हमारी क्या है, एक साउंड वेव है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यहाँ से इस साउंड वेव ने चला तो इसे टू और ये फ्रो मोशन, तो ये चीज़ का क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल यहाँ से जो अपनी मीन पोजीशन पे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। ये सीधी लाइन हमारी क्या है, मीन पोजीशन। तो ये एक सिंगल वेव जो कंप्लीट हो रही है, हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि हम वाइब्रेशन को क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। तो वाइब्रेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सपोज करो ये हमारी एक साउंड वेव अगेन है ना, इसने इसके अंदर 5 राउंड यानी कि 5 ऑसिलेशन कवर करे हैं 1 सेकेंड में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन ये कवर कर रही है साउंड वेव, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस वाले डायग्राम में अगर साउंड वेव 5 बार ऑसिलेट कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 5 हर्ट्ज। अगर ये वाली साउंड वेव 1 सेकेंड के अंदर 20 बार ऑसिलेट कर रही है, मैं इसको 20 मान लूँ, यहाँ पे n क्या मान लूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 मान लूँ, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितना भी कवर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 5। कोई कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन ये है कि टाइम पीरियड क्या होगा, पर सेकंड। इस वाले उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 20, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल H और स्मॉल z में। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 20। होप्स आपको क्लियर होगा कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या होते हैं, और फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का क्या होता है, टाइम पीरियड। सपोज करो इस वाली वेव में इस एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.67 सेकेंड। तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 0.67 सेकेंड। इस वाली वेव में अगर एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए सपोज करो 1 घंटा लग गया, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 1 आवर। इस वाले साउंड वेव में अगर एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए 2 सेकेंड लग गए, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस वेव का क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। 3 टर्म्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाता है और आते समय ये मीन पोजीशन से कितना नीचे आता है, ये इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। यानी कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। मैं एक वेव और बना लूँ, तो ये वाला पोर्शन इसका क्या कहला रहा है, एम्पलीट्यूड। अब आप मुझे बताओ कि इस वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या फिर इस वाले का। ऑब्वियसली इस वाले साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। मीन पोजीशन से ऊपर वाला पार्ट, मीन पोजीशन से नीचे वाला पार्ट, इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट साउंड सुनाई देती है। डिफरेंट साउंड क्यों सुनाई देती है, सबकी साउंड एक जैसे क्यों नहीं होती, क्योंकि साउंड डिपेंड करती है 2 प्रॉपर्टीज़ पे, एम्पलीट्यूड और दूसरी फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड वेव।
अब हम देखते हैं कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सपोज करो ये साउंड वेव है, तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड है ना, और हमारे पास एक दूसरी साउंड वेव है, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड। तो ये साउंड वेव ए है, ये साउंड वेव बी है। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और साउंड वेव बी का एम्पलीट्यूड इतना है, तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट वी का क्या होगा, ऑब्जेक्ट वी की साउंड क्या होगी, लाउड। की लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो उतना ही लाउड होगा। हमने यहाँ पे भी देखा ए का एम्पलीट्यूड कम था तो ये इसकी लाउडनेस कम है, और ऑब्जेक्ट बी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। सपोज करो इस वाली वेव में, इस वाले साउंड वेव में जो ए है, इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 3 हर्ट्ज़। एक दूसरी साउंड वेव बना लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 20 हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 हर्ट्ज़ है। यहाँ पे एन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज़ है। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिच किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इसके 3 ऑसिलेशन हैं तो इसकी पिच 1 सेकंड में इसने 3 बार ऑसिलेट करा है, तो इसकी पिच क्या है, कम। इसने 1 सेकंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट करा है तो इसका पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। इसका पिच क्या होगा, कम होगा, और इस वाले साउंड वेव का पिच क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में ज़्यादा है। अब हम लाउडनेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी 13.11 देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है और एक बॉल की हेल्प से इसको बार बार स्ट्राइक करना है। स्टार्टिंग में मुझे इसको बहुत ही स्लोली स्ट्राइक करना है। नोटिस करोगे कि इसका जो साउंड है अलग होगा, लेकिन जब मैं इसको हार्ड स्ट्राइक करूँगी तब इसका साउंड क्या होगा, अलग होगा। अब मुझे क्या करना है, एक थर्माकोल की बॉल इसके साइड में रखनी है और धीरे से स्ट्राइक करना है। जब मैं धीरे से स्ट्राइक करूँगी तो मैं नोटिस करूँगी कि जो थर्माकोल की बॉल है वो कम डिस्प्लेस होगी, लेकिन जब मैं इसको हार्ड स्ट्राइक करूँगी तो ये थर्माकोल की बॉल क्या होगी, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। लेकिन जब ये कम डिस्प्लेसमेंट शो करेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, और इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब क्या है, इसका लाउडनेस कम है। वहीं अगर थर्माकोल के डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका लाउडनेस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे स्कूल के जो ड्रम होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी पिच क्या होती है, लो पिच होती है। लो पिच का मतलब उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। वहीं पे एक विसल की साउंड क्या होती है, हाई पिच होती है। हाई पिच मतलब क्या हो रहा है कि उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब कि बहुत ही ये जो वेव्स है बहुत ही कंजस्टेड होंगी। ये 1 सेकंड तो 3 ही, और ये 1 सेकंड में कितने, 20, यानी कि ये वेव्स एज कम्पेयर टू ड्रम के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उससे क्या होंगी, ये कंजस्टेड होंगी। तो अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे तो इसके डायग्राम में डॉट्स क्या होंगे, वो रैंडमली बहुत बिखरे हुए होंगे। लेकिन अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो इसके डॉट्स क्या होंगे, आपस में बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि इसकी पिच क्या है, वो ज़्यादा है। वहीं अगर हम लायन की बात करेंगे, उसकी पिच तो क्या है, जब वो रॉर करेगा, दहाड़ेगा, तो उसकी पिच क्या होगी, साउंड की लो होगी, लेकिन लाउडनेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम बर्ड की बात करें तो वो हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका लाउडनेस क्या होता है, कम होता है। वो लास्ट में जाके क्या हो जाते हैं, उनकी साउंड क्या होती है, फीबल होती है। वहीं पर अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड की साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर देन अडल्ट्स होती है, और वहीं वुमेन की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर देन क्या होती है, मैन होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक 13.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड, हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है? अगर सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है तो जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, क्या सभी की साउंड हमें सुनाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हैं साउंड प्रोड्यूस करती है तो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज तक ही साउंड सुनाई देती है। हम बोल सकते हैं कि जो साउंड हमें सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और जो साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती बट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। अगर हम ह्यूमन बींग्स के ऑडिबल रेंज की बात करें तो वो रेंज कैरी करती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000
हर्ट्ज़, या फिर इसको हम दूसरे उसमें बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज़ें एक ही है। एग्जाम में जनरली MCQ क्वेश्चन में या तो आपसे डायरेक्ट बोलेगा 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, या फिर ट्विस्ट करके वो आपको बोलेगा 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर भी किलो वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है 1000। हमें उस नंबर को किससे डिवाइड करना होता है 1000 से। अगर हम 20,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, हमें किलो में निकालना है, हर्ट्ज़ को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20 किलो हर्ट्ज़। तो 20,000 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़ क्या है, दोनों सेम है, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम ह्यूमन रेंज देखें तो ह्यूमन रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि साउंड की फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में आती है, हमें सिर्फ वही साउंड सुनाई देती है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होगी, मतलब इस साइड में होगी, तो भी हमें नहीं सुनाई देगी, है ना, और 20,000 हर्ट्ज़ से अगर ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी तो भी हमें नहीं सुनाई देगी। तो हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, इन दोनों के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है हमें सिर्फ वही सुनाई देती है, इसलिए हम उन फ्रीक्वेंसी रेंज के जो साउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स, और इसके नीचे की साउंड जो हमें सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स, और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की साउंड जो भी हमें नहीं सुनाई देती उसको भी हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। एक्स्ट्रा नॉलेज के ये लिए है कि जो डॉग्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की साउंड भी सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज़ से जो की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी जो साउंड की होती है उसको भी सुन सकते हैं, इसलिए डॉग्स को हम क्या इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड आप देखेंगे जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो अपने मेडिकल लाइन्स में यूज़ करते हैं जनरल फॉर यूजिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग द मेडिकल्स प्रॉब्लम, तो ये इक्विपमेंट भी क्या करते हैं, ये भी वर्क करते हैं हायर देन 1000 हर्ट्ज़। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है, फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देखें, सेकेंड टाइम आप इसे अपनी NCERT बुक के साथ रेफर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 13.7 नॉइस एंड म्यूज़िक। तो दोनों ही वर्ड से आप क्या हो, भली भांति फैमिलियर हो। क्यों? नॉइस क्या होता है, ऐसे साउंड जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जो सुनने में आपके लिए प्लेजेंट नहीं होती, इसको सुनने के बाद आपको इरिटेशन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। सुनने के बाद डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ऐसे साउंड्स अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। ठीक है, इसको सुनने के बाद हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आता, उन साउंड को हम क्या बोलते हैं नॉइस। एग्जांपल लेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट से जो नॉइस क्रिएट होती है, जो मशीन हैवी मशीन वर्क करती है, उस साइट से जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो साउंड रिलीज़ होती है, या फिर हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स, पूरे टाइम ट्रैफिक्स पे जो हॉर्न्स बजते रहते हैं वो साउंड आपको क्या इरिटेट करती है, आपको प्लेजेंट देती है। ऑफकोर्स इरिटेट करती है, तो जो इरिटेटिंग साउंड होती है जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जो अनप्लेजेंट होती है, उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं नॉइस। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा म्यूजिक। जो साउंड्स आपके लिए प्लेजेंट है उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं म्यूजिक। और ऐसे साउंड किससे निकलती है, जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली सारी साउंड्स आपके लिए क्या होती है प्लेजेंट होती है, तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं म्यूजिक। अब जैसे एग्जाम्पल है कि ऑल स्टूडेंट्स स्पीक्स टुगेदर, अगर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलेंगे तो ये साउंड आपके लिए नॉइज होगी या म्यूजिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इन दोनों से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे साउंड जिसे सुनने के बाद हमें इरिटेशन होती हो, जो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करती हो, ऐसे साउंड्स को हम क्या बोलते हैं नॉइस। और ऐसे साउंड जिसे सुनने के बाद हमें क्या प्लेजेंट एक आनंद मिलता है, उन साउंड को हम क्या बोलते हैं म्यूजिक। टॉपिक 13.8 नॉइस पॉल्यूशन। जैसे अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स इन एयर प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, क्या क्रिएट करते हैं एयर पोल्यूशन। वैसे ही एक्सेसिव एयर और अनवांटेड साउंड्स प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन भी एक टाइप है पॉल्यूशन का, है ना। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है साउंड्स ऑफ व्हीकल। ये तो हमें दिखता ही है, आए दिन हम देखते हैं कि साउंड्स ऑफ व्हीकल जो पूरे टाइम ट्रैफिक सिग्नल्स पे हॉर्न बजते रहते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं उनकी आवाज़, मशीन्स जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीन्स चलती हैं उनकी आवाज़, और लाउड स्पीकर की आवाज़, ये सब क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। अगर हम अपने हमारे घर की बात करें तो टेलीविज़न, ट्रांसिस्टर, रेडियो एट हाई फ्रिक्वेंसी, ये सब क्या क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। सम किचन अप्लायंसेस, मिक्सी, जनरली आपने देखा हो मिक्सी मम्मी अगर यूज़ कर रही है, हमारे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो हमें क्लियरली आवाज़ भी नहीं सुनाई देती कि सामने वाला क्या, तो इससे भी क्या क्रिएट होता है नॉइस पोल्यूशन।
अगर हम इसके बाद देखें डेजर्ट कूलर, जो हमारे घर में कूलर चलते हैं, एयर कंडीशनर, जो एसी चल रहे हैं, ये भी सब क्या क्रिएट कर रहे हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? अब नॉइज़ पोल्यूशन से हमें क्या क्या हार्म है, कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। कौन सी? लैक ऑफ स्लीप, हमें अच्छे से नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन, एंजाइटी, मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पार्शली या फिर कम्प्लीटली हमें क्या सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, हेल्थ कॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो किसकी वजह से हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन। अब प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से क्या हो, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। तो नॉइज़ पोल्यूशन ऑब्वियसली किससे कम होगा, जो इसके सोर्स है। अगर हम सोर्स को मिनिमाइज़ कर देंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो हमें जितने भी नॉइज़ क्रिएटिंग डिवाइसेस हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें एक साइलेंसिंग डिवाइस लगा देना चाहिए। जितने भी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे घर में होम अप्लायंसेज है, जो इंडस्ट्रियल मशीन्स है, व्हीकल्स हैं और एयरक्राफ्ट के इंजन है, सबके अंदर में क्या फिट करना चाहिए, एक साइलेंसिंग डिवाइस फिट करना चाहिए। अगर ये सारे के सारे मशीन अप्लायंसेज साउंड क्रिएट कर भी रही हैं तो ये जो साइलेंसिंग डिवाइस है उसकी आवाज़ को क्या कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा। सेकेंड, नॉइज़ ऑपरेशन कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पे भी हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, हमें रेजिडेंशियल एरिया से क्या करना चाहिए, दूर रखनी चाहिए। क्यों? फैक्ट्रीज है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स काम करेंगे, जितनी भी मशीन्स काम करेंगे तो क्या साउंड क्रिएट करेंगी। तो हमें जितनी भी मशीनरी, जितना भी हमारा नॉइजी ऑपरेशन जो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज हो रहा है, ये सारे के सारे हमें रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया क्या, आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। ट्रैफिक सिग्नल्स पे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हॉर्न ज़बरदस्ती बेफालतू में चलते रहते हैं। अब ये पता है कि रेड ट्रैफिक लाइट है तो व्हीकल तो यहाँ पे रुकेगा, तो पीछे वाले क्या करते रहते हैं, हॉर्न देते रहते हैं कि जल्दी चलो, पर कैसे चलेगा, ग्रीन सिग्नल होगा भाई तभी तो चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स पे और जो ऑटोमोबाइल्स हॉर्न यूज़ किए जाते हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। घर के अंदर टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम है, शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि भैया हमारे घर में टीवी आ गया, हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम तो बजा रहे बहुत तेज तेज, ऐसा नहीं, हमें लो वॉल्यूम्स पे उनको चलाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्री मस्ट बी प्लांटेड। एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के आसपास। पता है यहाँ पे तो नॉइज़ क्रिएट होगा, तो इंडस्ट्री के आसपास हमें क्या, ट्रीज़ उगाने चाहिए। या फिर हमारे रोड की साइड में हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए। इससे क्या करते, ट्रीज़ क्या करते, मिनिमाइज करते, अब्जॉर्व कर लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।